Good morning, students. Today I am going to discuss on the topic mercantilism and European economics. सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो वाणिज्यवाद है मर्केंटलिज्म, जिसको वाणिज्यवाद भी बोलते हैं, ये कैसे शुरू हुआ, ताकि आपको आगे समझ में आए कि ये क्या चीज़ है, इसका एक्सपेंशन कैसे हुआ, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। और जो ये आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, जो वाणिज्यवाद है, वो यूरोपीय देशों में किस किस देश में फैला हुआ था और किस तरह से वहाँ उसको एक्सेप्ट किया जा रहा था या किस तरह की नीति अपनाई जा रही थी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो वाणिज्यवाद है, इसकी शुरुआत लगभग हुई है 15th सेंचुरी में। 15th सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई है। और कैसे शुरुआत हुई होगी, तो सबसे पहले जो पुनर्जागरण आया है, रेनाइजेंस, उसके बाद जो है आप जो है यूरोप देश जो है, यूरोपीय देश, वो पूर्वी देशों के संपर्क में आए और यहीं से जो है इनका व्यापार जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसके अलावा जो है ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज भी हुए हैं, जिसको बोलते हैं भौगोलिक अन्वेषण। इसके परिणाम स्वरूप नए नए देशों से संपर्क हुआ यूरोप का, और यहीं से अब जो इनका एक नगर से दूसरे नगर तक जो व्यापार सीमित था वो बढ़ने लगा और यह अब पूरी दुनिया में फैल गया। और उसके बाद जो है एशिया से इनका संपर्क हुआ, अफ्रीका से, जो बहुत ज़्यादा विकसित देश नहीं थे। तो इन देशों के साथ संपर्क स्थापित होने से क्या होता है कि यहाँ से रॉ मटेरियल्स ये अपने देश ले जाने लगे और बहुत सारे ऐसी वस्तु में ले जाने लगे जिनकी भारी कीमत जो है वो वसूलते थे अपने देशों में ले जाकर। और यहीं से धन का संचय जो है यूरोपीय देशों में होने लगा और यह काफ़ी तेज़ी से जब बढ़ने लगा तो यह एक क्रांति का रूप ले लेती है और इसी को बोलते हैं वाणिज्यिक क्रांति। ठीक है, तो आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया लगभग। ये आया है आपका अर्ली मॉडर्न पीरियड भी इसको बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं कि रेनाइजेंस के बाद आया है। और टाइम पीरियड क्या है, 15 to 18th सेंचुरी। और इसके जो लक्षण हैं, या फिर बोलेंगे जब वाणिज्यिक क्रांति हो रही थी तो इसमें जो जो चीज़ जो दिखाई देने लगती है, इसका जो विशेषता है, इसके जो फीचर्स है, वो सर्वप्रथम किस किस क्षेत्र में दिखाई दिए। तो ये वेनिस में दिखा, जिनोवा में दिखा, पीसा में दिखा। ठीक है, और जब ये वाणिज्यिक क्रांति होती है या मर्केंटलिज्म जब आया है तो इसमें क्या होता है, तो इसमें हम देखते हैं कि चांदी और सोने का भी आवागमन होता है या संचय होता है। तो इस जो मर्केंटलिज्म है, इसमें सोने और चांदी की ईंटों का भी बहुत ज़्यादा संचय होने लगा था। तो धातुवाद जो है वो भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जब वाणिज्यिक क्रांति के विकास और प्रगति जब होने लगती है तो इसके अंतर्गत जिस नीति का अनुसरण किया जाता है वही है आपका वाणिज्यवाद। ठीक है, और एंटोनियो सेरा जो है वो सर्वप्रथम इसके बारे में 1613 ईस्वी में एक संक्षिप्त लेख भी लिखते हैं, जिसके द्वारा हमें वाणिज्यवाद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बहुत बार जब धातु, जैसे मैंने पहले ही बताया, सिल्वर और गोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मर्केंटलिज्म में। तो इस व्यापार में अधिक से अधिक जो है लोग सोना और चांदी का भंडार करना चाहते थे। और ऐसे में जो है, अब जो मिडिल एज था हमारा, उस समय रिलीजन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था। लेकिन मर्केंटलिज्म जब आता है तो हम देखते हैं कि धर्म के स्थान पर धन को बहुत ही ज़्यादा महत्व मिलने लगता है ना। और इस तरह से हम देखते हैं कि वाणिज्यवाद में जो है सोना चांदी जमा होने लगता है बहुत ज़्यादा। लेकिन एक और जमा भी हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर इसकी आलोचना भी की जा रही है। ठीक है, क्योंकि जो धन संचय है, क्योंकि व्यापार जो होता है उसमें एक नियम है कि आपका जो धन है उसको संचय नहीं करिए, उसको इन्वेस्ट करते जाइए। इन्वेस्ट करते जाइएगा, उसका रोटेशन होता रहता है ना। तो जो ये चीज़ है, इस पर भी बात होगी आगे, अगर हम जब पढ़ेंगे कि कौन कौन से देश कौन सी नीति अपनाती है, कौन सक्सेसफुल होता है, कौन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है ज़्यादा। तो इसमें ये रोटेशन बहुत मायने रखता है ना। और आगे जो है, ये जो मर्केंटलिज्म, ये जो वर्ड है या फिर जो इसका यूज़ सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये एडम स्मिथ ने किया था सबसे पहले, अपना जो बुक है उसमें 1776 में। ठीक है,
वाणिज्यवाद जब आया है तो इसके बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचार दिए हैं। और इसमें मार्क्सिस्ट जो हैं, मार्क्सवादी लोग जो हैं, उनका मानना रहता है कि ये जो है ये जो मर्केंटलिज्म है, ये मोनोपोली है ट्रेडिंग कंपनीज का। मतलब कि व्यापारिक जो कंपनियां हैं उसका एकाधिकार जो है वही जो है वाणिज्यवाद है। ये मार्क्सवादियों का मानना है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनका सारे जगह एकाधिकार है कि वही व्यापार कर सकते हैं, दूसरा व्यापार नहीं कर सकता है। वाणिज्यवाद वही विचारधारा है। ठीक है, तो अलग अलग विचारकों ने अलग अलग विचार दिए हैं। और ऐसे अगर हम पूरी तरीके से इसको देखते हैं तो हम यही देख सकते हैं कि यूरोपीय देशों ने 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच धन एवं शक्ति को प्राप्त करने के लिए जिस नीतियों को अपनाया है वही जो है वाणिज्यवाद है। ठीक है, लेकिन जो वाणिज्यवाद है उसकी परिभाषा जितनी भी दे दी जाए, ये हर देश में अलग अलग तरीके से एक्सेप्टेंस मिला है। जैसे कि वहाँ पर अगर वहाँ की जो स्थानीय स्थिति है, वहाँ के जो राजा है या वहाँ के जो लोग हैं, उसके अनुसार जो स्थानीय स्थिति है या वहाँ का जो परंपरा है उसके अनुसार ही जो है वाणिज्यवाद को संरक्षण मिलता है। और वह हर देश में हमें अलग अलग दिखाई देता है। अब अलग अलग दिखाई देता है तो उसमें हम क्या बात करेंगे? तो अब हम देखेंगे कि सबसे पहले जो है पुर्तगाल की बात करेंगे। पुर्तगाल तो आप लोग को भी पता होगा कि इंडिया में भी आप जब मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं तो पुर्तगाल आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, फिर उसके बाद अंग्रेज़ आए। तो सब लोग आते गए और इन्होंने यहाँ क्यों आए थे? तो ये सब अपनी अपनी कंपनी बनाते हैं और व्यापार करने के लिए ही आते हैं। तो पुर्तगाल जो है वो सबसे पहले इस चीज़ की शुरुआत करता है। तो पुर्तगाल जो है 17वीं शताब्दी में शुरू होता है पुर्तगाल में। और पुर्तगाल का जो व्यापार है वह मुख्य रूप से मसाला मतलब स्पाइस ट्रेड के ऊपर निर्भर था और ये इसी चीज़ पर कंसंट्रेट करते हैं। और इस व्यापार पर जो है इनका एकाधिकार एक हिसाब से था, लेकिन यहाँ के जो राजा हैं वही इस चीज़ की देख रेख करते थे। राजा के अंतर्गत ही सारा था कि ये व्यापार करते भी थे तो राजा के अनुसार ही सारा जो वस्तु है खरीदा जाता था और बेचा जाता था। इससे फ़ायदा किसको हो रहा था? राजा को हो रहा था। और मोनोपोली भी रॉयल्टी का भी था, रॉयल्टी का ही था। ठीक है, तो ये जो है काली मिर्च का व्यापार मेनली करते थे जिसको बोलते हैं पेपर। और इस पर जो राजा है उसका एकाधिकार था, वो बहुत ही कम कीमत पर ये खरीदते थे या फिर कहीं दूसरे देश से मंगाते थे। जैसे इंडिया में भी आपको पता होगा साउथ से जो है ये मंगाते थे। और ये जो है आप पुर्तगाल के बाहर बहुत ही ज़्यादा ऊंची कीमत पर मर्चेंट्स को बेचते थे। तो इस तरह से पुर्तगाल में व्यापार चल रहा था। अब अगर स्पेन की बात की जाए तो एक है अर्थशास्त्री रिचर्ड एस डन, वो इस बारे में लिखते हैं कि स्पेन जो है 16वीं शताब्दी में बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही पावरफुल वाणिज्यिक राज्य बन चुका था। ठीक है, और यहाँ पर किस तरह से नीति का पालन हो रहा था? तो वहाँ भी राजा थे और उन्होंने बहुत ही कठोर वाणिज्यिक नीति जो है वो बनाई थी ताकि जो उनका व्यापार है या उनका जो एकाधिकार है अमेरिकी कॉलोनी में, अमेरिकी उपनिवेशों में या कहीं अन्य क्षेत्रों में वो बना रहे, वो टूटे नहीं। इसलिए उन्होंने बहुत ही वाणिज्यिक जो उसकी नीति थी उसको कठोर नीति बना के रखा था ताकि उनका एकाधिकार बना रहे। उसके अलावा वो नहीं चाहते थे कि सोना और चांदी जो है उसके देश से बाहर जाए। जब मैंने पहले ही बताया कि उसका रोटेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ रोटेशन वो नहीं कर रहे हैं उस तरह। वो चाह रहे हैं कि वो जमा होता जाए उसके देश में और वो निकलने नहीं दे रहे हैं। लेकिन निकलने नहीं देंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे वो उनके माइनस में चला जाएगा, व्यापार बंद हो जाएगा धीरे धीरे, चूंकि इनका रोटेशन नहीं हो रहा है। तो ये जो इनका आइडिया था वो काम नहीं करता है और धीरे धीरे फिर जो है स्पेन से जो है सारा धन निकलने लगता है। ये थी स्पेन की नीति। अब अगर बात की जाए नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड भी जो है वाणिज्यिक नीति अपनाता है, लेकिन यह यूरोपीय देशों की जो तुलना है उसकी नीति थोड़ी सी अलग है। बाकी देशों में जो है कृषि को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ नीदरलैंड जो है कृषि को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता है। वो व्यापार में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ना चाह रहा था
और इस बारे में मैं बताना चाहूँगी कि भारत के साथ व्यापार में भाग लेने के लिए 1603 ईस्वी में इसने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की भी स्थापना की थी। और वो जो है उसकी जो आर्थिक संरचना भी थी वो भी काफ़ी संतुलित थी। और इसी हिसाब से वो जो है उसका मर्केंटलिज्म जो है, शुरू में जिस तरह से वाणिज्यवाद की वृद्धि हो रही थी, तो नीदरलैंड जो है वो डच वाली जो कंपनी है, जितनी भी आप सुन रहे हैं, वो नीदरलैंड का रहता था और ये जो है अच्छे से आगे बढ़ रहा था। नेक्स्ट जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो कंट्री है इंग्लैंड। इंग्लैंड को तो आपको पता ही होगा कि भारत में भी उनका जो था, भारत एक उनका एक कॉलोनी ही था और यहाँ से वो व्यापार करते करते यहाँ पर पूरा उनका आधिपत्य स्थापित हो गया था, भारत गुलाम बन गया था इंग्लैंड का। तो इसकी क्या नीतियाँ थी, क्योंकि ये भी बहुत सक्सेसफुल हुआ, यहाँ आगे चलकर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी होता है, तो इसमें मर्केंटलिज्म यानी वाणिज्यवाद का बहुत ही बड़ा हाथ था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जिससे इंग्लैंड जो है काफ़ी आगे बढ़ा। तो सबसे पहले मिडिल एज जो है, मतलब मध्यकाल में ही इंग्लैंड पूरी तरीके से एकीकृत देश बन चुका था और वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट थी, यानी कि जो केंद्रीय सरकार थी, वह भी काफ़ी मजबूत थी। ठीक है, और ऐसे में यहाँ पर जो वाणिज्यिक नीतियाँ हैं बहुत ही जल्दी लागू कर दिया गया था और इंग्लैंड ने भी वही नीतियाँ अपनाई जो फ्रांस और स्पेन ने अपनाया था। कौन सी नीति? मोनोपोली की, यानी उनका एकाधिकार है, यानी वो जहाँ भी व्यापार करते हैं तो वहाँ पर उसका एकाधिकार है, कोई और देश वहाँ व्यापार नहीं करे। और आप जब इंडिया का पढ़िएगा भी तो आप पढ़िएगा कि फ्रांस को उसने यहाँ से भगाया, या पुर्तगाल यहाँ से चले गए, डच कंपनी चली गई, तो सारे लोग जो है वो चले गए और इंग्लैंड का एक आधिपत्य जो है भारत में हो जाता। तो उसी तरह से इन लोग जिस क्षेत्र में भी व्यापार करते थे वहाँ चाहते थे कि जो है सिर्फ उनका ही व्यापार रहे और कोई देश इसमें इंटरफेयर नहीं करे। तो ये नीति मर्केंटलिज्म में इनका था। और इंग्लैंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी की भी स्थापना की थी यहाँ पर। मतलब इंग्लैंड में स्थापना की थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, ताकि अन्य बाहरी देशों के साथ, यानी ओवरसीज़ ट्रेडिंग कंपनीज थी ये, और इसको स्थापित करके ये व्यापार कर रहे थे। इसके अलावा नेविगेशन एक्ट भी जो था बहुत सारा इन्होंने लागू किया था। इंग्लैंड की सबसे अच्छी नीति यह थी कि इसने सिल्वर एंड गोल्ड को जो है, ये फ्रीडम ट्रेड में जो यूज़ हो रहा है, ये सब रोटेशन को इसमें बहुत ज़्यादा छूट दे रखी थी। यानी कि जो है इंग्लैंड अलाउड ग्रेटर फ्रीडम इन ट्रेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, आराम से रोटेशन इनका हो रहा है। और उसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर आ रहे थे, जैसे रॉ मटेरियल्स वो दूसरे कंट्री से ले जा रहे हैं, तो वो रॉ मटेरियल्स ला रहे हैं और इंग्लैंड में फैक्ट्रीज़ बना रहे थे। फैक्ट्री जो है, मतलब इंडस्ट्री जो है, वो बड़े बड़े इंडस्ट्री स्थापित करके वहाँ पर उस रॉ मटेरियल से वो उत्पादित कर रहे थे सामान, मतलब तैयार माल तैयार कर रहे थे। तो इस तरह से 18th सेंचुरी तक जो है इंग्लैंड जो है अपने कंपनी को, यानी कि अपना जो इंडस्ट्रीज़ है उसको प्रोटेक्शन देता है ताकि ये आराम से आगे बढ़ सके। और उसी ये जो प्रोटेक्शन उसने दिया था, इसी के चलते आगे चलकर इंग्लैंड में आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो पाता है, संभव हो पाता है, क्योंकि इसको बहुत ही अच्छा से संरक्षण मिल रहा था इंडस्ट्रीज़ को। आगे अगर फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस थोड़ा धीरे आता है, मिडिल एज के भी लगभग अंत में, और स्पेशली जो 16th सेंचुरी तक ये जो है धीरे धीरे वाणिज्यवाद की ओर जा रहा था। और यहाँ एक वर्ड भी यूज़ होता है, कॉल्बर्टिज्म, जो 1663 से 1685 तक एक टर्म है ये कॉल्बर्टिज्म, जिसका इस्तेमाल किया जाता है कि फ्रांस की जो है परंपरागत या पारंपरिक जो है वाणिज्यवादी नीति जो है उसके लिए इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रांस की नीति थोड़ी अलग थी, वो सोचता था कि हम युद्ध करके या लड़ाई करके या ज़बरदस्ती जो है अपनी मोनोपोली किसी क्षेत्र में बना सकते हैं, और ऐसे में वो फ्रैंको डच वॉर जो है उसको भी सपोर्ट करता है और वो युद्ध की नीति पर बिलीव करता था। लेकिन वह उसकी नीति ये काम नहीं आती है, वह फेल हो जाता है, असफल हो जाता है और उसको छोड़ना पड़ता है। इसके अलावा जो है वो व्यापार में भी किस टाइप के चीज़ों का व्यापार कर रहा था, तो वो मेनली जो है लग्जरी गुड्स, यानी भोग विलास की जो वस्तुएं होती है उसका व्यापार कर रहा था। तो ऐसे में मास कंजम्पशन जो होता है, मतलब बहुत सारे लोग उसको खरीद रहे हैं, वैसा तो नहीं है, जो लोग अमीर होंगे वही खरीदेंगे, तो इस चक्कर में भी उनका व्यापार जो था बहुत ही ज़्यादा विकसित नहीं हो पाता है। ये थे मेनली जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया। लेकिन डिस्कशन के बाद भी मैं ये भी बताना चाहूँगी कि धीरे धीरे जो है वाणिज्यवाद का पतन होने लगा।
क्योंकि 18th सेंचुरी जो है वहीं तक ये जो है आपका वाणिज्यवाद चलता है और धीरे धीरे जो है इसका पतन शुरू हो जाता है। पतन क्यों शुरू होगा कि बहुत सारे जो राइटर्स हैं वो भी इसको देखते हैं अच्छे से, और नए नए विचारधाराएं आ रही थी, आइडियोलॉजीज आ रहे थे, तो इसका जो है मर्केंटिलिज्म में जिस चीज़ों को महत्व दिया जा रहा था उसकी बुराइयां होने लगती है, उसकी आलोचना होने लगती है। जैसे एडम स्मिथ ने भी अपना जो लेख लिखा है वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में, उसने भी वाणिज्यवाद की काफ़ी उसमें आलोचना की है। ठीक है। अब वाणिज्यवाद का ह्रास कैसे शुरू हुआ, तो नई नई विचारधारा आ रही थी, उसमें ये मानना था सबका कि जब से वाणिज्यवाद आया उसमें धन को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, मतलब मेन जो मनुष्य का जीवन है वो धन कमाने में ही लग रहा था, तो ये एक उसका माइनस पॉइंट था। धन कमाने में आप कैसे कमा रहे हैं, तो आप इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज में जो मजदूर काम कर रहे हैं उसके लाइफ को किसी तरह से इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। ठीक है। तो एक तरह से जो है वाणिज्यवाद के द्वारा ऐसा मानना था विचारकों का कि यह एक हिसाब से शोषण भी किया जा रहा है लोगों का। ठीक है। उसके अलावा जो है वाणिज्यवाद को कंट्रोल कौन कर रहा था, तो राजा कर रहे थे, और राजा कंट्रोल करें धन जो है बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा, और जहाँ धन बढ़ने लगता है तो उनकी शक्तियाँ जो है वह भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। और मोनार्की का जो एज है आप देखते हैं मर्केंटिलिज्म के बाद धीरे धीरे जो है आपका जो मॉडर्न एज आएगा तो आपका मोनार्की भी ख़त्म हो रहा है, तो राजा की जो शक्तियाँ हैं वो भी बढ़ा रहा है ये मर्केंटिलिज्म, तो यह भी लोगों में असंतोष फैलाने का काम करता है। उसके अलावा जो है मर्केंटिलिज्म में ट्रेड जो है उसको सबसे पहला महत्व दिया जाता है, प्रथम स्थान उसी को दिया जाता है। सेकंड में आपका इंडस्ट्रीज आएगा यानी उद्योग आएगा, थर्ड में आपको एग्रीकल्चर को रखा जाता है। तो थर्ड में एग्रीकल्चर को रखा जाना है यानी कि कृषकों को किसी तरह का महत्व नहीं दिया जा रहा है, जो उत्पादन कर रहे हैं जो कृषक है उनकी लाइफ जो है वो बद से बदतर हो जाती है। और अभी तक आप देख रहे हैं कि हाँ व्यापार को ही अभी के एज में भी आप देखते हैं तो कृषकों की स्थिति सबसे खराब है, जबकि वो उत्पादन वही कर रहे हैं, है ना। तो ये स्थिति आपका वहाँ भी रहता है, और ऐसे में जो वाणिज्यवाद है इसकी बहुत ही ज़्यादा आलोचना की जाने लगती है। इसके अलावा जो है धन संचय जो है बुलियन जो है इसमें इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसको भी बहुत ही ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाने लगता है और इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। और जिस तरह से मोनोपोली भी हो जाती है, इकोनॉमिक आइडियाज़ जो है उसको अडॉप्ट किया जा रहा है, मोनोपोली है कि हाँ ये कंट्री जा रहा है उस पर उसका उसका एक अधिकार है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं 18th सेंचुरी तक इसकी आलोचना की जाने लगती है और नए नए विचार आने लगते हैं। तो यहीं से उसका जो है वाणिज्यवाद का जो है नई आर्थिक नीतियाँ जब आने लगती है, लोगों के नए विचार आ रहते हैं तो विचार आने लगते हैं, तो इनका जो है वाणिज्यवाद का जो महत्व है धीरे धीरे चेंज होने लगता है। उसके अलावा जो है वाणिज्यवाद में जो है ये देखा जाता है कि चूंकि ये जब शुरुआती दौर में था तब इसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, यानी कि इन्फेंट स्टेज जिसको बोलते हैं, शैशवकाल की, जो छोटा है तो उसको आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं, धीरे धीरे ये बहुत ही ज़्यादा मेच्योर हो जाता है, वृहद तरीके से हो जाता है, ये क्रांति बन जाता है, तो इसको एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, और यहीं से फिर इसका जो पतन है वो शुरू हो जाता है। आज मैं यहीं तक डिस्कस करूँगी, नेक्स्ट मैं मर्केंटलिज्म के फिर और अन्य अन्य पहलुओं पर डिस्कस करूँगी। थैंक यू।